So hello students, welcome back. So इस lecture में we'll be initiating the discussion of a very conceptual chapter जिसका नाम है inverse trigonometry. Now जो inverse trigonometry chapter is a merger of two topics. पहला topic है inverse function जो आपने relation and function chapter में पढ़ा था, जहाँ पे हमने देखा था कि किसी भी bijective function का inverse कैसे निकाला जा सकता है. And the second would be obviously trigonometry जो आप class 11th में पढ़ चुके हो, the trigonometric identities and the knowledge of angles and their trigonometric ratios. अब सबसे पहली बात कि वाइज इट इज सो इंपॉर्टेंट कि हम एक पूरा चैप्टर ही डिवोट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स निकालने का, क्योंकि बाय द नेम आप लोगों ने ये सजेस्ट तो ये तो अभी तक जज कर ही लिया होगा कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालेंगे, है ना. तो आप वन लाइनर में लिख लो, दिस चैप्टर डील्स विद इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. नॉट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ऐसा क्या है जिसके कारण एक पूरा का पूरा चैप्टर ही डिवोटेड है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स निकालने में. तो मैं उसको आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा इस लेक्चर में. सो इन दिस लेक्चर विल बी इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ इनवर्स ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जहां पे हम साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट, ये जो 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके इनवर्स के ऊपर, है ना, एक इंट्रोडक्शन लेंगे, उनके इनवर्स के ग्राफ्स को बनाएंगे एंड वील सी कि व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट, है ना, कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स को स्पेसिफिकली एक चैप्टर के अंदर देख रहे हैं. सो इफ यू इनिशिएट आवर डिस्कशन, तो आपको ये पता होगा कि जो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन होता है वो तभी पॉसिबल है, अ फंक्शन इज ओनली इन्वर्टिबल इफ द फंक्शन इज बाइजेक्टिव. अगर एक फंक्शन बाइजेक्टिव है तो ही वो इन्वर्टिबल है, और बाइजेक्टिव होने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 1-to-1 होना. मतलब अगर एक फंक्शन 1-to-1 है ओनली देन इट वुड बी इन्वर्टिबल. तो आप हैशटैग डाल दीजिएगा फॉर अ फंक्शन. मैं क्विकली आपको रिवाइज कर देता हूं वो सारी की सारी चीजें जो आपको इनवर्स ऑफ अ फंक्शन के बारे में पता होनी चाहिए. सो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन कैसे निकलता है वो तो आपको पता ही है. जो x और y हैं उनको आप इंटरचेंज कर दो और नया y निकाल लो, वो आपका इनवर्स ऑफ अ फंक्शन होगा. जैसे कि अगर मैं आपको कह दूं fx इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 एंड आपको कहूं फाइंड f इनवर्स x, तो आप पहले अपने ओरिजिनल फंक्शन को y इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 लिखोगे. Then to find the inverse you will interchange the x and y. So you will get x is equal to y plus 1 upon y minus 1. Simply जहाँ जहाँ x है वहाँ y लिख दिया और जहाँ y है वहाँ पे x लिख दिया. From here rearrangement can be done. कैसे? y minus 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो yx minus x आ जाएगा और ये y plus 1 हो जाएगा. सारे y एक तरफ ले आओ और सारे x दूसरी तरफ ले आओ, तो yx minus y is equal to x plus 1. From here y into x minus 1 is equal to x plus 1. जो नया y आया है, दिस इज अ न्यू y, दिस इज द न्यू आउटपुट. क्यों? क्योंकि आप x और y को इंटरचेंज कर चुके हो. ये जो नया y आया है यही है हमारा f इनवर्स x. बताओ व्हाट वुड बी f इनवर्स x? x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, है ना. वी वर लकी इनफ कि जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन था, है ना, जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन था fx और जो उसका इनवर्स निकला है, दे हैव कम आउट टू बी सेम. दैट इज समथिंग दैट हैज हैपेंड बाय चांस. बट आपको ये प्रोसेस समझ में आ जाना चाहिए कि आप किसी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हो. जहाँ जहाँ हम आप अपने ओरिजिनल फंक्शन में जहाँ जहाँ y है वहाँ x लिख देते हो और जहाँ जहाँ x है वहाँ y लिख देते हो. सो इफेक्टिवली यू है इंटरचेंज दी प्रॉपर्टीज ऑफ x एंड y. जो इनपुट है उसे आउटपुट बना दिया और जो आउटपुट है उसे आपने इनपुट बना दिया. उसके बाद आप नया y निकालने की कोशिश करते हो, तो उसके लिए आपको बस रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा. यू क्रॉस मल्टीप्लाइड yx माइनस x, y प्लस 1, सारी y वाली टर्म्स एक तरफ ले गए, सारे x वाली टर्म्स को दूसरी तरफ ले गए, एंड यू फाउंड द न्यू y. दिस न्यू y इज हैज कम क्योंकि आप x और y को इंटरचेंज कर दे चुके हो. ये जो नया y आया है यही हमारा f इनवर्स x है. ये तो बात हुई कि इनवर्स निकलता कैसे है. सिंपली x और y को इंटरचेंज करना है और नया y निकालना है. पर आपको ये रियलाइजेशन होगा कि जब हम लोग इनवर्स ऑफ अ फंक्शन पढ़ रहे थे तो मैंने बोला था इनवर्स निकालना एक अलग चीज है और फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं है ये दूसरी चीज है. तो एवरी फंक्शन इज नॉट इन्वर्टिबल, क्योंकि फॉर अ फंक्शन टू बी इन्वर्टिबल, सो अगली चीज जो मैं आपको याद दिला रहा हूं, दिस वॉज द फर्स्ट थिंग, जो अगली चीज मैं आपको याद दिला रहा हूं वो ये है, अपने नोट्स में लिख लीजिए. फॉर अ फंक्शन, याद रखना शॉर्ट फॉर्म में फंक्शन को fx से लिखेंगे, टू बी इन्वर्टिबल इट शुड बी बाइजेक्टिव. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बाइजेक्टिव? ऑब्वियसली इट शुड बी 1-to-1 एज वेल एज ऑन टू. उसे 1-to-1 भी होना पड़ेगा और ऑन टू भी होना पड़ेगा. अगर एक फंक्शन 1-to-1 है तो उसको हम इंजेक्टिव भी कहते हैं
और अगर कोई फंक्शन ऑन टू है तो उसको हम सरजेक्टिव भी कहते हैं, और कोई ऐसा फंक्शन जो दोनों ही है उसे हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव। थोड़ी देर के लिए ऑन टू वाली कंडीशन को थोड़ी देर के लिए हम हटा देते हैं, कॉन्सेंट्रेट ऑन वन टू वन। एक बात तो पक्की है कि अगर कोई फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उसे वन टू वन तो होना ही पड़ेगा। और यही बात उठती है कि क्यों हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अलग से उनका इनवर्स निकालना सीख रहे हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखो, नन ऑफ देम आर वन टू वन, देर ऑल मेनी टू वन। लेट मी टेक एन एग्जांपल। सपोज मेरे पास फंक्शन है fx विच इज sin x। तो आप देख सकते हो जो sin x का ग्राफ होगा इज समथिंग लाइक दिस, है ना, एंड इट कंटिन्यूज। ऑन द x एक्सिस यू विल हैव द एंगल्स एंड ऑन द y एक्सिस यू हैव द वैल्यूज। और आप इस तरह से ग्राफ बनाओगे, आप देख सकते हो x की कई वैल्यूज के लिए, x की कई वैल्यूज के लिए y की एक ही वैल्यू आ रही है। देखो 0 पे भी वैल्यू 0 है, फॉर द एंगल x 0 वैल्यू इज 0, sin pi is also 0, sin of 2 pi is also 0, sin of minus pi is also 0। इसका मतलब ये बात तो पक्की है कि अभी मैंने sin का एग्जांपल लिया है, पर जिस तरह sin many to one है, sin is a many to one function, तो sin is a many to one function। आपको याद होगा 1 to 1 को हम शॉर्ट फॉर्म में 1 to 1 इस तरह लिखते हैं, और many to 1 को हम शॉर्ट फॉर्म में कुछ इस तरह लिखते हैं। तो इफ यू हैव नॉट सीन दैट लेक्चर where we have discussed how to find the inverse and what are the properties of inverse, you should certainly see that. The knowledge of that inverse function concept is required in this lecture। तो हमें ये देखा कि एक फंक्शन को अगर इन्वर्टिबल होना है, if a function is to be invertible, it should be bijective, और बाइजेक्टिव होने के लिए उसका वन टू वन होना जरूरी है। पर इस लॉजिक से तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है, क्योंकि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे होते हैं, मेनी टू वन। इसका मतलब ये चैप्टर तो होना ही नहीं चाहिए था, ये कंसेप्ट तो होना ही नहीं चाहिए था। पर देन कम्स द थिंग जो कि हम करते हैं, हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कुछ ऐसा करते हैं जिसके कारण ये फंक्शन मेनी टू वन के बजाय वन टू वन बन जाए। वापस बोल रहा हूं, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि मेनी टू वन है, जिनका इनवर्स नहीं निकल सकता क्योंकि वो वन टू वन नहीं है, इन मेनी टू वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर कुछ ऐसा करेंगे जिससे ये वन टू वन बन जाए और फिर उनका इनवर्स निकल जाए। इसलिए चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है। और वो चीज जो हम करने वाले हैं उसे कहते हैं रिस्ट्रिक्टिंग द डोमेन। हम अपने ओरिजिनल फंक्शन का डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, और डोमेन रिस्ट्रिक्ट करने से क्या होगा, हमारा फंक्शन जो कि पहले हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो पहले मेनी टू वन होगा, अब वो वन टू वन बन जाएगा, और क्योंकि वो वन टू वन बन जाएगा तो फिर उसका इनवर्स निकालेंगे। So that is why this chapter is very important, because it tells you how to make a many to one function a one to one function by restricting the domain and then finding the inverse। और इसीलिए जैसा मैंने कहा था, इस चैप्टर को इतनी अलग से पढ़ाया गया है, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अलग से पढ़ाया गया है, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर जनरली मेनी टू वन, सो दे आर मेड वन टू वन। सो हम क्विकली एक दो और पॉइंटर्स इनवर्स ऑफ अ फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड एंड स्टार्ट टू डिस्कस आउट ऑफ द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन के इनवर्स को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए इनवर्स ऑफ अ फंक्शन कैसे निकलता है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन निकालने के लिए आपको x और y को इंटरचेंज करना होता है एज अ फर्स्ट स्टेप, एंड देन यू हैव टू फाइंड द न्यू y बाय रीराइटिंग। रीराइट करके आपको नया y निकालना होता है, और यही हमारा f इनवर्स x होता है। बाय इन्वर्टिंग x एंड y, बाय रिप्लेस राइटिंग x इन टर्म्स ऑफ y एंड y इन टर्म्स ऑफ x और y को अदला बदली करने के कारण आप x और y के प्रॉपर्टीज को इन्वर्स कर रहे होते हो। देन फिर हमने दूसरी चीज क्या देखी, फॉर इनवर्स टू एग्जिस्ट द फंक्शन शुड बी बोथ ना, फॉर इनवर्स टू एग्जिस्ट fx शुड बी बोथ वन टू वन को शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, वन टू वन एंड ऑन टू को तो हम बना ही लेंगे, पर वन टू वन को आप हाईलाइट कर लीजिएगा। और इसको मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि अभी हमने देखा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वन टू वन नहीं होता, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, मेनी टू वन। और फिर उनके डोमेन को क्या करेंगे हम, रिस्ट्रिक्ट। यही तो ट्रिक है कि डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कैसे करेंगे जिससे वो वन टू वन बन जाए, और जब वो वन टू वन बन जाएगा उसके बाद उनका इनवर्स निकालेंगे। एंड द थर्ड थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम इनवर्स ऑफ फंक्शन पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था y इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स ग्राफ। इनवर्स फंक्शन का जो ग्राफ होता है, इनवर्स करके जो नया फंक्शन आता है उसका जो ग्राफ होता है y इज इक्वल टू एफ इनवर्स
y is equal to f inverse x graph is image of y is equal to fx in the line y is equal to x. So all of you have seen the lecture on inverse of a function, would find these 3 points very obvious because we have discussed them in depth. इन सारे पॉइंटर्स को हमने इन डेप्थ डिस्कस किया है कि इनवर्स कैसे निकालते हैं, इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है, और इनवर्स ऑफ अ फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो इमेज होता है y इज इक्वल टू एफ एक्स इन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स. y इज इक्वल टू एक्स लाइन की बहुत ही ज्यादा अहमियत होती है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने देखा था कि y इज इक्वल टू एक्स लाइन ऐसी लाइन होती है जिसमें जब आप इमेज निकालते हो तो द कोऑर्डिनेट्स गेट्स इंटरचेंज. तो इसको एक एग्जांपल के रूप में आपको बता दूं, व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर पेयर ऑफ इनवर्स फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल्स एंड लॉगरिथमिक. तो आपको मालूम है y इज इक्वल टू e की पावर x, अगर मेरा fx है तो इसका जो इनवर्स होगा वो f इनवर्स x जो है वो होगा y इज इक्वल टू ln x log x टू द बेस e. अगर मैं y इज इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ बनाऊं xy एक्सिस पे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा. In black I have denoted y is equal to e की पावर x, and this is the line that I have drawn, and this is the line y is equal to x, the very famous line which passes through the origin and it is at an angle of 45 degree. अब अगर मैं ln x का ग्राफ रेड में बनाऊं, है ना, ln x का ग्राफ अगर मैं रेड में बनाऊं तो आप देख सकते हो y is equal to ln x का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है. And it is very obvious that if you apply your artistic mind, जो ln x है जो कि इफेक्टिवली हमारा इनवर्स x है, इनवर्स फंक्शन है, वो हमारे ओरिजिनल फंक्शन fx का इमेज है किस लाइन में, y इज इक्वल टू x लाइन में. तो अगर मैं y इज इक्वल टू x लाइन को एक मिरर की तरह ट्रीट करूं, किसकी तरह ट्रीट करूं, मिरर की तरह, तो दिस इज अ मिरर. तो आप देख सकते हो e की पावर x का जो ग्राफ होगा वो इस तरह से होगा, ln x का ग्राफ बनेगा. कैसे, देखो ये पॉइंट क्या है, ये ग्राफ जब एकदम लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी को टच कर रहा होगा तो द पॉइंट वुड बी माइनस इन्फिनिटी कॉमा जीरो, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी पे द ग्राफ इज टचिंग जीरो, इट इज टचिंग द एक्स एक्सिस. तो माइनस इन्फिनिटी, जब एक्स माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो वाई जीरो होगा. और उसी तरह से अगर लॉग के अंदर देखो आप, इस पॉइंट की इमेज क्या बनी, इधर जीरो कॉमा माइनस इन्फिनिटी. देखो एक्स और वाई अदला बदली हो गए. लॉग के अंदर जब एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा होता है तो वाई कहां अप्रोच कर रहा होता है, माइनस इन्फिनिटी को. तो इनफैक्ट वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन की खासियत ये है, y इज इक्वल टू एक्स लाइन की खासियत यह है, फॉर ऑल दोज हु डू नॉट रिमेंबर इट, कि अगर कोई पॉइंट a कॉमा b होता है, अगर a कॉमा b को एक पॉइंट है, सपोज दिस इज पॉइंट a एंड दिस इज योर लाइन y इज इक्वल टू x, तो इस लाइन में जो पॉइंट की इमेज होगी वो डायरेक्टली आप कह सकते हो b कॉमा a होगी. सो दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस वुड बी द इमेज. तो जैसे मैंने कहा, दीज आर द 3 पॉइंटर्स यू शुड बी अवेयर ऑफ, एंड द लास्ट पॉइंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसकी जरूरत अभी हमें ग्राफ बनाने में लगेगी, है ना. इनवर्स कैसे निकलता है, इनवर्स एग्जिस्ट तभी करेगा जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो, पर फॉर द टाइमिंग हम 1 to 1 तो बनाएं पहले उसको. ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 1 to 1 नहीं होते तो उनको बनाएंगे बाय रिस्ट्रिक्टिंग द डोमेन. मैं बार बार ये वर्ड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये पहली बार आप सुन रहे हो. किसी फंक्शन को 1 to 1 बनाएंगे बाय रिस्ट्रिक्टिंग द डोमेन, और जब हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे और हमारे पास अगर एक ग्राफ होगा तो इनवर्स फंक्शन का ग्राफ जो होगा दैट वुड बी द इमेज ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन, द इमेज ऑफ द ओरिजिनल ग्राफ इन द लाइन y इज इक्वल टू x. So let us now start with the discussion of the first trigonometric, inverse trigonometric function, and that would be sin inverse x. That would be sin inverse x. तो आप हेडिंग डाल सकते हो, the discussion of y is equal to sin inverse x. अब आपको मालूम होगा जो sin inverse x है, a lot of you might be aware of the fact कि ये निकला कैसे होगा. मेरा जो ओरिजिनल फंक्शन होगा, ओरिजिनल फंक्शन इनवर्स निकालने से पहले वो होगा sin x फंक्शन. तो दिस इज योर ओरिजिनल फंक्शन sin x. इसको मैं थोड़ी देर के लिए y इज इक्वल टू sin x लिख देता हूं. यहां पे जो x है वो एंगल है, और साइन ऑफ एन एंगल वुड गिव मी व्हाट, अ वैल्यू. आपको मालूम होगा जो एंगल हो सकता है कैन बी एनी रियल नंबर, क्योंकि अगर आपको साइन का ग्राफ याद होगा तो साइन का ग्राफ में x जो हो सकता है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पर साइन ऑफ एन एंगल की जो वैल्यू आएगी दैट वुड ऑलवेज लाई बिटवीन फ्रॉम वेयर टू वेयर, -1 से 1, क्योंकि साइन ऑफ एन एंगल ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 से लेकर 1. अब जब इसका मैं इनवर्स निकालूंगा, सपोज समबडी आस्क्स मी टू फाइंड द इनवर्स, तो लेट अस नॉट गेट इनटू द डिटेल कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा नहीं क्योंकि मेनी टू 1 है करंटली. पर फॉर द टाइम बिंग हम इस कंडीशन को भूल जाते हैं. मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि साइन एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, 1 to 1 है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं.
तो बताओ कैसे निकलेगा इनवर्स। तो मैंने बताया था 2 स्टेप प्रोसेस है इनवर्स निकालने के लिए। पहला स्टेप, एक्स और वाई को अदला बदली कर दो, जो इनपुट है एक्स उसको आउटपुट बना दो और जो आउटपुट है वाई उसे इनपुट बना दो। देन यू गेट द स्टेप 2। स्टेप 2 क्या होगा, राइट y इन टर्म्स ऑफ x। तो जब ये साइन दूसरी तरफ जाएगा तो दिस वुड बिकम y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, और जो नया y आया है इसी को हम f इनवर्स x कहते हैं। क्या कहते हैं, f इनवर्स x विच इज साइन इनवर्स x। आप देख सकते हो ये हमारा साइन फंक्शन था, दिस वॉज योर साइन फंक्शन, बट दिस इज योर इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन, इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन जिसको हम क्या बोलते हैं, साइन इनवर्स x। इज दैट क्लियर? दिस इज व्हाट इज नोन एज फाइंडिंग द इनवर्स। सबसे पहला स्टेप x और y को अदला बदली करना, फिर नया y निकालना। कई बार ये स्टेप 1 और स्टेप 2 के ऑर्डर को आप चेंज भी कर सकते हो, पहले y इन टर्म्स ऑफ x निकालो और फिर बाद में अदला बदली करो। पर नॉनदलेस जरा इन दोनों एक्सप्रेशंस को देखो, जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन था वो ये था और जो हमारा न्यू इनवर्स निकला है वो साइन इनवर्स x है ना। आई विल बी रीडिंग दिस, आई गेस यू हैव नोटेड दिस डाउन। अगर आप कोई चीज नोट ना कर पाओ तो पॉज द लेक्चर एंड मेक अ नोट ऑफ ईच एंड एवरी एक्सप्रेशन दैट वी आर डूइंग, क्योंकि धीरे धीरे चैप्टर थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। स्टार्टिंग में तो ये बहुत ही ऑब्वियस और बहुत ही ईजी सा नजर आएगा। अब मान लो हमारा जो अभी डिस्कशन किया उसके अनुसार हमारा ओरिजिनल फंक्शन क्या था, ओरिजिनल फंक्शन था y इज इक्वल टू साइन एक्स, और हमने जब इनवर्स निकाला इसका तो वो आ गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। नाउ देयर इज समथिंग दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ एवरी टाइम, अपने दिमाग में ये चीज हमेशा चलती रहनी चाहिए। जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हो, जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हो तो इनपुट जो होता है जो कि x से डिनोटेड होता है वो एंगल होता है, यू गेट साइन ऑफ एन एंगल। बट जब आप साइन ऑफ एन एंगल निकाल लेते हो तो जो आउटपुट आता है वो एक वैल्यू आती है, वो क्या आती है, वैल्यू। और अगर जब आप इनवर्स फंक्शन की बात करते हो, इनवर्स ऑफ साइन की बात करते हो या साइन इनवर्स एक्स की बात करते हो, तो जो एक्स होता है, जो इनपुट होता है वो वैल्यू होती है, क्योंकि आपको मालूम है द इनपुट एंड आउटपुट हैव इंटरचेंज। और साइन इनवर्स एक्स करके जो वैल्यू आएगी, जो साइन इनवर्स एक्स करके जो आउटपुट आएगा वो एक एंगल आएगा। जैसे मैं आपको एक हाइपोथेटिकल केस बताता हूं, हाइपोथेटिकल तो क्या, एग्जैक्ट केस। सपोज कोई आपसे कहे साइन इनवर्स ऑफ हाफ बताओ, साइन इनवर्स ऑफ हाफ बताओ, तो आप देख सकते हो साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स के अंदर क्या आता है, वैल्यू आती है। व्हाट इज द वैल्यू हियर, हाफ। अब आप सोचोगे वो कौन सा एंगल होता है जिसका साइन हाफ होता है, इट इज 30 डिग्री या π/6। वैसे तो और भी एंगल्स होते हैं, पर सबसे पहला एंगल कौन सा आपके दिमाग में आता है, द प्रिंसिपल एंगल, द फर्स्ट एंगल दैट कम्स इनटू योर माइंड इज π/6, देयरफॉर द आंसर वुड बी π/6। तो साइन इनवर्स था, ये -1 ऊपर की तरफ होता है इस तरह, साइन इनवर्स ऑफ अ वैल्यू थी, एंड व्हाट इज द आउटपुट दैट यू हैव गॉट, एन एंगल। सपोज यू हैव tan इनवर्स ऑफ 1, तो जिस तरह से हमने पूरा डिस्कशन साइन के लिए किया अभी और साइन इनवर्स निकाला, वैसे पूरा का पूरा डिस्कशन हम tan के लिए भी कर सकते हैं और tan इनवर्स भी निकाल सकते हैं। पर एक चीज आपको याद रखनी है हमेशा, जब आप साइन, कॉस, tan की बात करते हो, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हो, तो उसके अंदर जो इनपुट होता है वो एंगल होता है, और जब भी आप किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हो तो उसके अंदर जो इनपुट होता है वो वैल्यू होती है। बताओ tan इनवर्स ऑफ 1 एक वैल्यू है, तो आप क्या सोचोगे, व्हाट इज द रिवर्स थिंकिंग दैट यू शुड हैव, वो कौन सा एंगल होगा जिसका tan 1 होगा, वो कौन सा एंगल होगा जिसका tan 1 होगा, तो आंसर वुड कम आउट टू बी π/4। इज दैट क्लियर? एंड आफ्टर दिस डिस्कशन आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि आइडियली दिस वाज द एक्सप्रेशन दैट वी हैड, साइन ऑफ π/6 वाज 1/2, और जब ये साइन दूसरी तरफ गया तो साइन इनवर्स बन गया। इसका मतलब साइन इनवर्स ऑफ हाफ इज π/6। दिस इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट दिस, कि साइन जब दूसरी तरफ ट्रांसफर करोगे तो इनवर्स बन के साइन इनवर्स बन जाएगा। साइन ऑफ एन एंगल एक वैल्यू दी हाफ, और साइन इनवर्स ऑफ हाफ एक एंगल दिया π/6। उसी तरह से आपको मालूम है व्हाट इज tan ऑफ π/4, इट इज 1। तो tan जब उस तरफ गया, tan फंक्शन जब दूसरी तरफ गया तो इनवर्स ऑफ tan हो गया, जो कि tan इनवर्स हो गया। व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ 1, π/4। तो व्हाई एम आई रीस्टेटिंग दिस अगेन एंड अगेन, इज बिकॉज कि आगे जब हम बढ़ेंगे, चीजें जब थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स होंगी, तो हमें अपने दिमाग में एक चीज हमेशा याद रखनी है, और वो क्या है कि जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इनपुट देते हो, या x जो इनपुट की तरह हम पुट करते हैं वो एक एंगल होता है, और जो आउटपुट आता है y वो एक वैल्यू आती है। जबकि जब हम इनवर्स फंक्शंस के साथ बात करते हैं तो जो इनपुट होता है वो एक वैल्यू होती है, और जो आउटपुट आता है वो एक एंगल आता है। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द डिस्कशन ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अभी जो हमने साइन x का इनवर्स निकाला है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x,
इसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं और इस बात पे आते हैं कि आइडियली साइन जो कि मेनी टू वन है, जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था, उसमें हम कैसे डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे सो दैट इट बिकम्स इन्वर्टिबल। सो लेट अस डिस्कस द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हम डिस्कस साइन इनवर्स x को कर रहे हैं, पर जो नॉलेज आप साइन इनवर्स x के डिस्कशन में गेन करोगे वो आपके कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कॉट इनवर्स सब में लग जाएगी। इज दैट क्लियर? सो लेट अस डिस्कस y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो स्टूडेंट्स, लेट अस नाउ डिस्कस द इनवर्स ऑफ अ साइन फंक्शन, जिसको अभी हमने देखा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x से हम डिनोट करते हैं। इज दैट क्लियर? इसके लिए सबसे पहले जो इस इनवर्स फंक्शन का ओरिजिनल फंक्शन होगा, कौन सा? साइन x फंक्शन, इसका ग्राफ अपने सामने बना लेते हैं। तो मैं रेड से जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन होगा साइन का, उसका ग्राफ बना रहा हूं। सो यू ऑल नो दैट्स अ मेनी टू वन फंक्शन, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, है ना? दिस वुड बी 0.0, दिस वुड बी 0.π, दिस पॉइंट वुड बी 2π and 3π and so on. The graph would continue, and on the left side it would be something like this. This would be -π, this would be -2π and so on. अब इन द करंट सिनेरियो ये फंक्शन कैसा है? मेनी टू वन। आपको रियलाइज हो चुका होगा मैं क्या सिखाने वाला हूं। क्योंकि ये मेनी टू वन है तो अभी इसके प्रेजेंट सिनेरियो में अगर मैं इसके अंदर कुछ भी चेंज ना करूं तो इट इज नॉन इन्वर्टिबल है। और अगर इस कारण से मैं इसको नॉन इन्वर्टिबल बोल देता तो ये चैप्टर का एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। पर व्हाट आर वी अबाउट टू डू? हम इस फंक्शन को वन टू वन बनाएंगे। अभी ये मेनी टू वन आप देख सकते हो। अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसको मल्टीपल बार काटेगी। So this function presently is many to one. So what I'm about to teach you is that now I would make it invertible. कैसे? By converting it into one to one. अभी ये कैसा है? Many to one. पर मैं इसको अब क्या बनाने वाला हूं? One to one. कैसे? What is the step that I'm about to do? इसको कहते हैं restricting the domain. मतलब मैं जो हमारा फंक्शन है साइन, उसको पूरे रियल नंबर्स के लिए डिस्कस करूंगा या नहीं करूंगा। उससे पहले जरा मुझे बताएं, ये जो मैंने आपको ग्राफ बनाया है इसका डोमेन क्या है? ऑब्वियसली एक्स कैन बी एनी रियल नंबर। आप देख सकते हो साइन ऑफ एन एंगल, एंगल तो कुछ भी हो सकता है। एंड व्हाट इज रेंज? बताओ वाई की वैल्यू कहां से कहां तक ऑसिलेट करती है? इट ऑसिलेट्स बिटवीन -1 से लेकर 1। मतलब साइन ऑफ एन एंगल की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक ऑसिलेट करी है? -1 से लेकर 1। तो दिस इज द डोमेन एंड दिस इज द रेंज। अब मैंने क्या बोला? अभी इस करंट सिनेरियो में तो ये मेनी टू वन है, इसका इनवर्स नहीं निकाला जा सकता। और इसका डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स। नाउ व्हाट इज द वर्ड दैट आई हैव यूज्ड? आई विल बी रिस्ट्रिक्टिंग, दिस इज ing, आई विल बी रिस्ट्रिक्टिंग द डोमेन टू मेक इट वन टू वन। अब ये सीखने वाली चीज है कि मैं रिस्ट्रिक्ट कहां से कहां तक करूं। रिस्ट्रिक्टिंग वर्ड से आपको समझ में आ गया होगा। मैं पूरा डोमेन रियल नंबर्स नहीं लूंगा, मैं कुछ पोर्शन लेने वाला हूं। पर वो जो पोर्शन में लूं वो ऐसा लूं कि जो मेरा आउटपुट है y वो पूरा कवर अप हो जाए। तो बताओ आउटपुट कहां से कहां तक है? -1 से लेकर 1 के बीच में। ये मेरा आउटपुट है, यहां से लेकर -1 से लेकर 1 के बीच में। y की वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में ऑसिलेट कर रही है। अब मैं क्या लूं? वो कौन सा पोर्शन लूं x एक्सिस में, जिसके लिए अगर मैं उस पोर्शन के लिए साइन का ग्राफ ऑब्जर्व करूं तो वो 1 to 1 होगा। तो आपको मालूम होगा 1 to 1 फंक्शंस में टर्निंग पॉइंट नहीं आना चाहिए, क्योंकि जैसे ही टर्निंग पॉइंट आता है, जैसे ही ग्राफ टर्न होता है तो उसके टर्निंग के आने के कारण वो मेनी टू वन हो जाता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, इसको 2 बार काटेगी। तो अगर मैं ग्राफ को ऑब्जर्व करूं π/2 से लेकर -π/2 के बीच में, साइन एक्स के ग्राफ को ऑब्जर्व करूं -π/2 से लेकर π/2 पे, π/2 पे वैल्यू 1 है और -π/2 पे वैल्यू -1 है। आई एम जस्ट हाईलाइटिंग द पोर्शन ऑफ द ग्राफ इन ब्लैक। दिस इज द पोर्शन ऑफ द ग्राफ दैट आई एम हाईलाइटिंग। साइन के इस पोर्शन को मैंने हाईलाइट कर दिया है। इस पोर्शन को ध्यान से देखो, ये जो पोर्शन है और उसके अलावा बाकियों को मैं अब डॉटेड कर देता हूं फॉर द टाइमिंग। आई एम जस्ट इरेजिंग दिस, आई डोंट रिक्वायर दिस मोर। सिर्फ इतने पोर्शन को ध्यान से देखो, इतने पोर्शन को। सो करेंटली जो मेरा साइन फंक्शन था वो मेनी टू वन था, है ना? द फंक्शन वॉज मेनी टू वन, हेंस इट वॉज वॉट? नॉन इन्वर्टिबल। बट वॉट आई एम अबाउट टू डू इज दैट अब मैं इस पूरे ग्राफ में से सिर्फ इतना पोर्शन पिक करने वाला हूं। कितना पोर्शन? आई हैव रिस्ट्रिक्टेड द डोमेन, आई हैव रिस्ट्रिक्टेड द डोमेन। और मैंने नया डोमेन क्या बना दिया? मैंने नया डोमेन बना दिया -π/2 से लेकर π/2। देखो ना x में कहां से कहां तक के लिए जा रहा है ये ग्राफ? -π/2 से π/2 तक। दिस इज माय न्यू ग्राफ नाउ। है तो साइन एक्स का ग्राफ, पर आई हैव रिस्ट्रिक्टेड द डोमेन।
दिस न्यू डोमेन इज नोन एज द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन. क्या बोलते हैं, लिख लो अपने नोट्स में, दिस न्यू डोमेन इज नोन एज द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, बट द रेंज रिमेन सेम, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने रिस्ट्रिक्ट इस तरह किया कि मेरी पूरी रेंज कवर हो जाए. बट बाय डूइंग दिस आपने क्या देखा, बाय रिस्ट्रिक्टिंग द डोमेन व्हाट हैज हैपेंड, दिस फंक्शन नाउ द साइन फंक्शन फॉर x लाइंग बिटवीन माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2, पहले क्या था, पहले साइन x फंक्शन था फॉर x लाइंग बिटवीन x लाइंग x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स था. अब क्या है, x इज लाइंग बिटवीन माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, नाउ हैज बिकम इन्वर्टिबल. और इसका लॉजिक क्या था कि एक टर्निंग पॉइंट से दूसरे टर्निंग पॉइंट के बीच का पोर्शन रखा और जैसी टर्निंग आई थी उसके बाद के पोर्शन को हमने मिटा दिया, क्योंकि टर्निंग के बाद के पोर्शन को मिटा देने से टर्निंग वाला पोर्शन हम इंक्लूड कर नहीं रहे हैं. तो द ग्राफ हैज बिकम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. और आपको मालूम है अगर ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, उसमें कोई टर्निंग नहीं आती, तो बाय डिफॉल्ट 1 to 1 बन जाता है. दिस इज नोन एज रिस्ट्रिक्टेड डोमेन. दिस इज नोन एज द कंसेप्ट ऑफ रिस्ट्रिक्टेड डोमेन. अब क्या हुआ, जो चीज पहले असंभव सी लग रही थी अब वो पॉसिबल हो गई. अब मैंने क्या किया, अपने जो y इज इक्वल टू साइन एक्स है जो कि पहले नॉन इन्वर्टिबल था, दैट हैज बिकम इन्वर्टिबल. दैट हैज बिकम व्हाट, इन्वर्टिबल. तो लेट मी जस्ट इसको फेयर आउट कर देता हूं हल्का सा. y इज इक्वल टू साइन एक्स इन x इज लाइंग बिटवीन माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 हैज बिकम इन्वर्टिबल. क्यों, क्योंकि ये बन गया 1 to 1, क्योंकि ये 1 to 1 बन गया. बताओ, बाकी पूरे पोर्शन को मिटा देता हूं सो दैट द अननेसेसरी पोर्शंस आर इग्नोर्ड. ओनली दिस मच ग्राफ शुड बी इन फ्रंट ऑफ यू. ये साइन एक्स का ग्राफ है माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 के बीच में. आपको एक चीज बता दूं, कई बार स्टूडेंट्स विदाउट स्केल थोड़ा दिमाग लगा के हमेशा स्केलिंग क्या करो. पाई की वैल्यू होती है 3.14, 3.14 डिवाइड बाई 2 जो होगा वो 1.5 समथिंग होगा. मतलब पाई ये डिस्टेंस जो होगी 0 और 1.5 के बीच में थोड़ी ज्यादा होगी और 0 से लेकर 1 की डिस्टेंस थोड़ी सी कम होगी. नॉनदलेस बताओ, ये जो नया फंक्शन हमने किया आफ्टर रिस्ट्रिक्टिंग, इसका डोमेन क्या है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, और इसका रेंज क्या है, -1 से 1. यहां पे फील्ड सर्कल्स हैं. अब इसका इन्वर्स निकालते हैं, क्योंकि ये इन्वर्टिबल है तो अब y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x निकाल लेते हैं, है ना. कैसे निकला वो तो पता ही है, साइन दूसरी तरफ गया, फिर x और y को बदला. दिस इज योर इनवर्स ऑफ द फंक्शन, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसका ग्राफ मुझे बताना है. अब मैंने दूसरी चीज क्या सिखाई थी आपको, अगर मेरे पास fx का ग्राफ है, fx का ग्राफ है ये रहा, और मुझे f इनवर्स x का ग्राफ बनाना है, तो मुझे आर्टिस्टिकली क्या करना है, जो x में हो रहा है उसे y में कर दूं और जो y में हो रहा है वो x में कर दूं. ये तो करना है मुझे. x एंड y हैव टू इंटरचेंज. या फिर अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया था कि अगर आपको y इज इक्वल टू साइन एक्स से y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x एक fx से उसके इनवर्स फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना है, तो आप लाइन बनाओ y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स लाइन, और उसमें ओरिजिनल फंक्शन की इमेज बना लो. सो मैं थोड़ा सा आपको मैग्नीफाइड सा वर्जन बना देता हूं इसी एक चीज का. तो साइन एक्स का जो ग्राफ है इन द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, सपोज इस ये है माइनस पाई बाय 2, दिस इज पाई बाय 2, दिस इज 1 एंड दिस इज -1. आप भी अपने नोट्स में जो ग्राफ बनाए थोड़ा एक्यूरेट ही बनाइएगा. दिस इज द काइंड ऑफ ग्राफ ऑफ साइन एक्स दैट इज डिनोटेड इन रेड. साइन एक्स इज डिनोटेड इन रेड. अब मैं साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने के लिए पहले लाइन बना रहा हूं y इज इक्वल टू एक्स. y इज इक्वल टू एक्स लाइन ये रही, दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू एक्स. अब आप में से कई लोग ये पूछ सकते हैं मुझसे कि आपने सर इतनी एक्यूरेटली कैसे बना लिया y इज इक्वल टू एक्स लाइन. आपको कैसे पता कि लाइन जो होगी वो साइन के ऊपर होगी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और साइन के ग्राफ से नीचे होगी इन द थर्ड क्वाड्रेंट. फॉर द टाइमिंग लेट अस नॉट गेट इनटू द डिस्कशन. ऐसा ही होता है ग्राफ, है ना. जब आगे डिफरेंशिएशन में आएंगे तो आप देखोगे कि 0 पे दोनों का स्लोप बराबर है. y इज इक्वल टू एक्स का स्लोप 1 है और साइन एक्स का जो ग्राफ है उसका स्लोप 1 होता है. पर जैसे जैसे साइन आगे जाता है उसकी स्लोप गिरते जाती है, जबकि y इज इक्वल टू एक्स लाइन की स्लोप कांस्टेंट रहती है, इसलिए y इज इक्वल टू एक्स ऊपर की तरफ निकल जाता है. अब इसको मिरर की तरह ट्रीट करूंगा, इसको मैं मिरर की तरह ट्रीट करूंगा और इमेज निकाल लूंगा. तो बताओ इमेज कैसी होगी. इमेज इस तरह होगी, मैं ब्लैक से बना रहा हूं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बना रहा हूं. तो जो पाई बाय 2 है, ये पॉइंट क्या है, ये है पाई बाय 2, रेड में लिखता हूं. ये पॉइंट है हमारे पास पाई बाय 2, 1, और ये पॉइंट क्या है, माइनस पाई बाय 2, -1.
बताओ इसकी इमेज क्या होगी, पाई बाय 2 कॉमा 1 की y इक्वल टू एक्स में इमेज क्या होगी 1 कॉमा पाई बाय 2, 1 का यहां होगा 1 कॉमा पाई बाय 2 वुड बी समवेयर हियर, है ना। और दिस ग्राफ कर्वेचर को अगर आप ऑब्जर्व करो, थोड़ा सा इधर होगा, इट वुड बी लाइक दिस इज द काइंड ऑफ ग्राफ दैट यू गेट, है ना। कर्वेचर यूं चलेगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ y is equal to sin inverse x, y is equal to sin inverse x, is that clear? तो इस ग्राफ में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की इस डायग्राम में कि कैसे sin x से, ये रेड में जो ग्राफ बनाया है वो किसका बनाया मैंने, y is equal to sin x का, और जो मैंने ब्लैक से बनाया वो किसका ग्राफ बनाया, y is equal to sin inverse x का। अब बताओ ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये किसके करस्पॉन्डिंग, इस पॉइंट की इमेज है, दिस इज 1 कॉमा पाई बाय 2, एंड व्हाट वुड दिस पॉइंट बी, दिस पॉइंट वो माइनस पाई बाय 2 कॉमा माइनस 1 की इमेज है, दिस पॉइंट वुड बी, इफ आई रेज दिस पॉइंट वुड बी -1 कॉमा माइनस पाई बाय 2। सो नाउ आई विल जस्ट फेयर आउट द ग्राफ, एंड दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ, और दिस इज द समथिंग दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का जो ग्राफ होता है ना, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है, इट वुड बी हियर, दिस वुड बी 0 कॉमा 0, कर्वेचर आपने देख ही लिया होगा कैसा होगा, 1 2 3 1 2 3 4, यहाँ दिस पॉइंट इज 1 कॉमा पाई बाय 2, दिस पॉइंट इज -1 कॉमा माइनस पाई बाय 2, एंड द ग्राफ वुड बी लाइक दिस। Is that clear? This is the graph of y is equal to sin inverse x. This is the graph of y is equal to sin inverse x. Is it clear? और अब बताइए ये x एक्सिस में कहां से कहां तक फैला हुआ है, -1 से 1 के बीच में, और y एक्सिस में कहां तक जा रहा है, ये पाई बाय 2 से लेकर नीचे कहां तक जा रहा है, माइनस पाई बाय 2 तक। तो इनफैक्ट जो साइन के साथ हुआ था एकदम उसका उल्टा हो गया, साइन x जो हमने रिस्ट्रिक्ट किया था वो था -पाई बाय 2 से पाई बाय 2, और y एक्सिस में जा रहा था वो -1 से 1। अब आप देखते हो जो साइन इनवर्स x है उसका डोमेन क्या हो गया, -1 से 1, और उसका रेंज एक तरीके से क्या हो गया, -पाई बाय 2 से पाई बाय 2। सो लेट अस राइट द फीचर ऑफ साइन इनवर्स x। अब हमने साइन इनवर्स x को बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है, कॉस इनवर्स x और tan इनवर्स x जो होंगे उनको बहुत तेजी से कवर अप कर लेंगे। तो अगर मेरे पास एक फंक्शन है fx विच इज साइन इनवर्स x, तो बताओ इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन मतलब वैल्यूज ऑफ x। वापस से याद दिला दूं, साइन इनवर्स ऑफ हमेशा वैल्यू होती है, और जो आउटपुट आता है वो एक एंगल होगा। तो अगर मैं fx की जगह y लिख दूं तो मेरा x जो होगा वो एक एंगल होगा, और जो y होगा एक वैल्यू होगी। मैं बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स ये चीज भूल जाते हैं। सॉरी, साइन इनवर्स ऑफ अ वैल्यू होगी, और जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, एक एंगल आएगा। तो बताओ साइन इनवर्स x एक वैल्यू है और आउटपुट y जो है वो एक एंगल है। देखो आउटपुट जो है y वो एक एंगल है, -पाई बाय 2 से पाई बाय 2, और जो इनपुट है वो क्या है, वैल्यू। बताओ ये जो फंक्शन है साइन इनवर्स x का डोमेन क्या है, डोमेन मतलब x एक्सिस में कहां से कहां तक फैला हुआ है, -1 से लेकर 1 तक, तो इस वुड बी -1 से लेकर 1 तक। बताओ इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज है y इज एन एलिमेंट ऑफ कहां से कहां तक, -पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2, -पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2। अब आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, आती है जिसको आपको पता होना चाहिए, और वो चीज क्या है, और वो ये चीज ये है कि आपको याद होगा कि ये ग्राफ बना क्यों है, क्योंकि हमने ओरिजिनल फंक्शन sin x के ग्राफ के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया था। बताओ डोमेन कहां से कहां तक लिया था, -पाई बाय 2 से पाई बाय 2। याद होगा आपको, sin x के ग्राफ को रिस्ट्रिक्ट किया था -पाई बाय 2 से पाई बाय 2, और तभी तो इन्वर्स करने पे जो हमारा sin इनवर्स x है उसका रेंज कहां से कहां तक आया, -पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो इफेक्टिवली आपने जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन किया था, रिस्ट्रिक्शन ऑफ द डोमेन किया था, उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास ये रेंज आया इन्वर्स होने पे। इसको हम रेंज नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल रेंज। क्यों बोलते हैं प्रिंसिपल रेंज, अभी फॉर द टाइम लिख लो, इसको हम प्रिंसिपल रेंज इसलिए बोलते हैं क्योंकि दिस हैज कम ड्यू टू द फैक्ट कि आपने ओरिजिनल फंक्शन का जो डोमेन था उसे रिस्ट्रिक्ट किया था, तो रिस्ट्रिक्ट करने पे जो नया डोमेन आया था उसके करस्पॉन्डिंग इन्वर्स करने पे जो रेंज आया उसको हम रेंज ना बोल के क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल रेंज। इसलिए आप अपनी बुक्स में देखोगे इट इज सेड साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, -1 से 1। वैल्यूज कहां से कहां तक के बीच में हो सकती है, -1 से 1 के बीच में हो सकती है। और वैसे भी आपको मालूम ही होगा, साइन इनवर्स ऑफ 2 बोलूं मैं, अगर साइन इनवर्स ऑफ 2, तो 2 जो है 1 से बड़ा है। साइन इनवर्स ऑफ 2 आपकी सोच क्या होगी, वो एंगल सोचूं जिसका साइन 2 होता हो,
पर साइन की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होती है, ऐसा कोई एंगल ही नहीं होगा, तो आप बोलोगे डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि उसके डोमेन के बाहर है। और क्योंकि आपने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया था, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, साइन इनवर्स ऑफ अ वैल्यू का जो करस्पॉन्डिंग एंगल आएगा वो हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में आएगा। एक और चीज जो ऑब्जर्व करने वाली बात है कि ये जो रेंज है, ध्यान से देखो, एंगल्स का जो रेंज है वो कौन कौन से क्वाड्रेंट्स में, फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि -π/2 से 0 वुड बी फोर्थ क्वाड्रेंट एंड 0 से π/2 इट वुड बी द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो एक तरीके से आपने साइन इनवर्स के ग्राफ को डिकोड कर लिया है, कैसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं डोमेन को ये समझ लिया है। रिस्ट्रिक्ट करने के बाद डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कैसे करते हैं जिससे रेंज पूरा कवर रहे, पर डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने से टर्निंग पॉइंट ना है, जिससे वो फंक्शन जो मैनी टू वन था वो क्या बन जाए, 1 to 1। जब आपने इन्वर्स किया तो y = x लाइन में आपने पूरे ग्राफ को इमेज निकाल ली, उस लॉजिक से साइन इनवर्स x का ग्राफ आया। साइन इनवर्स x का जो ग्राफ है वो -1 से 1 के बीच में होता है। इसकी जो रेंज है उसको रेंज ना बोलकर क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल रेंज। और ये कहां से कहां तक के बीच में होती है, -π/2 से लेकर π/2 के बीच में होती है। और इस ग्राफ के नेचर को आप याद रखिएगा कि किस तरह से कर्वेचर होता है इसका। इनफैक्ट आई जस्ट राइट इट आउट हियर, दिस कर्वेचर इज नोन एज कॉन्वेक्स एंड दिस कर्वेचर इज नोन एज कॉनकेव, है ना। कैलकुलस में इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। और 0,0 पे द साइन इनवर्स x इज चेंजिंग इट्स कर्वेचर फ्रॉम कॉन्वेक्स टू कॉनकेव, है ना। ऐसे पॉइंट्स को हम पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, पर अभी लिखने की जरूरत नहीं है, यू शुड जस्ट बी ऑब्जर्विंग इट। और इसको इस तरह भी याद किया जा सकता है, कई जगहों पे बोला था इसका जो ग्राफ है उल्टा फ है ना। फ होता है ऐसा, फ होता है ऐसा, इसको आप फ्लिप कर दो तो दिस इज द काइंड ऑफ ग्राफ दैट यू विल गेट। इज दैट क्लियर? तो लेट अस नाउ क्विकली कंप्लीट कॉस इनवर्स एक्स एंड टैन इनवर्स एक्स। और फिर समराइज करते हैं। साइन इनवर्स का ग्राफ हमने देख लिया, यही सारी की सारी सिनेरियो बहुत ही क्विकली कॉस इनवर्स एक्स और टैन इनवर्स के ग्राफ के लिए करते हैं और देखते हैं कि वहां पर हम रिस्ट्रिक्शन कहां से कहां तक करेंगे। Let us now move to the discussion of the cos inverse x function. अब जो cos inverse x function होता है, obviously as per the discussion that we have just done, it would be inspired from the cos x function. आपका जो cos का ग्राफ होता है वो आपको पता ही है कैसा होता है। तो मैं ग्राफ ऑफ cos x फंक्शन का जो ग्राफ है उसे मैं रेड में बना देता हूँ। सो cos x का जो ग्राफ होता है वो 0 पे उसकी वैल्यू 1 होती है एंड द ग्राफ लुक्स लाइक दिस। This is the graph of cos x function. This is 0.0, this is π/2, this is 3π/2, and obviously at 2π there will be a maxima again 1. और इसका जो मिनिमा होता है that is comes at π. और फिर ये -π/2 होता है, -π/2 is 0 वैल्यू, this is -π और वैल्यू क्या होती है यहाँ पर -1. So this is the graph of the function y is equal to cos x. पर हमें ग्राफ किसका बनाना है, y is equal to cos inverse x का। और इस तरह हमने अभी साइन इनवर्स एक्स को डिकोड किया है तो कॉस इनवर्स एक्स का भी डोमेन और प्रिंसिपल रेंज निकालेंगे। तो बताइए, ये अभी करंटली तो मैनी टू वन फंक्शन है ना। करंटली तो ये फंक्शन जो मैंने बनाया है, जिसका ग्राफ बनाया, ये मैनी टू वन है क्योंकि इसका जो एक्स है दैट इज ऑल रियल नंबर्स। यहाँ पे एक्स क्या है, एंगल। तो एक्स जो एंगल है दैट इज ऑल रियल नंबर, और जो वाई है हमारी वैल्यू दैट इज बिटवीन -1 से लेकर 1। अब आपको मालूम है जैसे हम इनवर्स निकालेंगे तो जो मेरा डोमेन है वो रेंज बन जाएगा और जो मेरा रेंज है वो डोमेन बन जाएगा व्हेन यू फाइंड द इनवर्स। पर उससे पहले क्योंकि ये फंक्शन करंटली मैनी टू वन है तो आपको मालूम है इसे हमें क्या बनाएंगे, 1 to 1। इस मैनी टू वन फंक्शन को हम क्या बनाएंगे, 1 to 1। और उसको बनाने का क्या तरीका है, रिस्ट्रिक्टिंग द डोमेन। तो मुझे सोचिए, टेक सम टाइम एंड टेल मी कि मैं एक्स एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक के ग्राफ को रखूँ, है ना। थॉट प्रोसेस को ध्यान सुनना। मैं एक्स एक्सिस में कॉस एक्स के ग्राफ को कहाँ से कहाँ तक का रखूँ सो दैट पहली बात तो मेरी पूरी रेंज कवर हो जाए, -1 से 1 की रेंज कवर हो जाए। और ये जो फंक्शन है जो अभी मैनी टू वन है क्योंकि इसके अंदर कई सारी टर्निंग्स हैं, दिस इज अ टर्निंग, दिस इज अ टर्निंग, टर्निंग टर्निंग, तो ये 1 to 1 बन जाए। तो 1 to 1 बनाने के लिए आपको याद होगा सारी टर्निंग्स, कोई भी टर्निंग नहीं होनी चाहिए, या तो ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए या तो ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए। इंक्रीजिंग हो या तो सदैव डिक्रीजिंग हो। अब आपके दिमाग में दो चीजें आएंगी, या तो आप -π से लेकर, ध्यान देखना, -π से लेकर 0 तक का ग्राफ रखो, इतना पोर्शन का ग्राफ रखो, देखो ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। -1 से लेकर 1 तक का कवरेज भी हो जाएगा। या दूसरा ऑप्शन है आप 0 से π रखो, देखो -1 से 1 तक का कवरेज भी हो जाएगा और ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। गिवन अ चॉइस, आप -π से 0 को रखोगे या 0 से π रखोगे, ऑब्वियसली पॉजिटिव क्वांटिटी को रखोगे, इसलिए
द रिस्ट्रिक्टिंग ऑफ द डोमेन इज डन फ्रॉम 0 से लेकर पाए। तो हम इस कॉस के ग्राफ को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक के बीच में, 0 से लेकर पाई के बीच में, 0 से लेकर पाई तक के बीच में इस ग्राफ को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। सो मैं वापस से लिख रहा हूँ, रिस्ट्रिक्टिंग डोमेन, रिस्ट्रिक्टिंग डोमेन। तो जैसे ही मैं डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करूंगा तो बाकी पोर्शन ग्राफ का मिटा देता हूँ, जो साइन एक्स सॉरी कॉस एक्स का जो पूरा बचा हुआ पोर्शन है सब मिटा रहा हूँ मैं। अब हम सिर्फ इतने पोर्शन को स्टडी करेंगे, सिर्फ इतने पोर्शन को, बाकी सब कुछ मिटा दो। अब जैसे मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो ये 1 to 1 बन गया, जो कि पहले मैनी टू 1 था, क्योंकि कोई टर्निंग पॉइंट है ही नहीं। मतलब ये पॉइंट क्या है, दिस पॉइंट इज 0,1, एक्स में 0 वाई में 1, और ये पॉइंट क्या है, दिस इज पाई कॉमा माइनस 1, पाई कॉमा माइनस 1। अब इससे जब क्योंकि मैंने रिस्ट्रिक्टिंग कर दिया है तो इसका जो इन्वर्स होगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, वो निकल सकता है क्योंकि आई हैव रिस्ट्रिक्टेड द डोमेन। एक चीज पहले ही बता दूं, क्योंकि आई हैव रिस्ट्रिक्टेड द डोमेन तो मैं इरेज कर रहा हूं, जो पहले डोमेन R था, x बिलोंग्स टू ऑल द नंबर था, अब वो कहां से कहां तक है, 0 से पाए, तो x बिलोंग्स टू 0 से लेकर पाए। तो आफ्टर रिस्ट्रिक्टिंग द डोमेन ऑफ cos x आई हैव मेड दिस फंक्शन 1 to 1 एंड द न्यू डोमेन इज 0 से लेकर पाए एंड द रेंज रिमेन्स द सेम -1 से लेकर 1। अब अभी ग्राफ बनाने से पहले मैं यही बता सकता हूं, बड़े आराम से पहले ही बता दूं, ग्राफ बनाने से पहले ही बना सकता हूं कि जब मैं इन्वर्स निकालूंगा तो जो मेरा डोमेन है वो मेरा रेंज बन जाएगा, और जो मेरा रेंज है वो क्या बन जाएगा, डोमेन। तो बताओ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, डोमेन जो पहले रेंज था वो डोमेन बन जाएगा -1 से 1, और वो होना भी था क्योंकि कॉस इनवर्स ऑफ अ वैल्यू होती है और x जो है वो -1 से 1 के बीच में होगा, और जो आउटपुट आएगा कॉस इनवर्स x का वो एक एंगल होगा y। बताओ y कहां से कहां तक का होगा, जो पहले मेरा डोमेन था वो मेरा रेंज बन जाएगा, पर क्योंकि मैंने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है डोमेन को तो इस नए रेंज को मैं रेंज ना बोलूं, क्या बोलूंगा, प्रिंसिपल रेंज। तो मैं पी रेंज, प्रिंसिपल रेंज, ये डोमेन हो गया और इसको पी रेंज से प्रिंसिपल रेंज के नाम से पुकारेंगे, पर y कहां से कहां तक के बीच में होगा, 0 से लेकर पाए। तो ये चीज मैं अभी ऑब्जर्व करूंगा जब मैं अपने आर्टिस्टिक हैंड से मैं इसका इमेज निकालूंगा। किस लाइन में मुझे अब इसका इमेज निकालना है, किस लाइन में, y इज इक्वल टू x लाइन में। अगर मैं y इज इक्वल टू x लाइन में इस ग्राफ का इमेज निकाल लूं, cos x के ग्राफ का इमेज निकाल दूं, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x का ग्राफ आ जाएगा। तो लेट अस सी कैसी इमेज आएगी, है ना। अब अपने नोट्स में सेल्फ ट्राई करना। मैं सिंपली इमेज निकाल रहा हूं, बताओ ये पॉइंट क्या है, 0,1, तो इसकी इमेज क्या होगी, 1,0। दिस इज 0,1, तो इसकी इमेज होगी 1,0। 1 पे वैल्यू क्या होगी, 1, 1,0, और ये पॉइंट क्या है, पाई कॉमा -1, तो इसकी इमेज क्या होगी, -1, पाई, -1, ये 1 है, ये 0,0 है, -1 पे वैल्यू होगी पाई, पाई का मतलब 3 पॉइंट समथिंग। तो अगर ये 1 है, 1 2 3 समवेयर यहाँ होगा, थोड़ा सा यहाँ होगा, इसको शिफ्ट कर दूंगा। और ये जो पॉइंट है, बताओ ये जहाँ पे x एक्सिस को काट रहा है, ये पॉइंट क्या है, π/2,0, तो ये y एक्सिस को काटेगा किस पॉइंट पे, π/2,0, तो 1 2 3 बीचों बीच यहाँ होगा 0, π/2। So the graph would look something like this. This is the graph of y is equal to cos inverse x. ये कहाँ से कहाँ तक के बीच में है, -1 से 1 के बीच में है। Now I'm just erasing this so that I can write the details. बताओ ये मैक्सिमम किस हाइट तक गया, 0 से लेकर पाई तक गया y में, बीच में किस पॉइंट पे y एक्सिस को कट कर रहा है, π/2 पे, और दिस इज 0। सो आप देखें तो x, ये y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x का ग्राफ बन गया। बताओ x कहाँ से कहाँ तक है, व्हाट इज द डोमेन, -1 से 1, एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल रेंज, प्रिंसिपल रेंज क्यों, क्योंकि आपने रिस्ट्रिक्ट किया था डोमेन को 0 से लेकर पाए। आप ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x में x तो एक वैल्यू है, वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहेगी, पर जब भी आप कॉस इनवर्स ऑफ वैल्यू निकालोगे जो एंगल आएगा वो 0 से लेकर पाई के बीच में आएगा। 0 से पाई मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो अपने नोट्स में लिख लो, कॉस इनवर्स ऑफ अ वैल्यू इज एन एंगल इन द फर्स्ट और द सेकंड क्वाड्रेंट। जबकि इसके पहले जो साइन इनवर्स x था उसका ग्राफ आप याद करो तो वो था -π/2 से π/2। तो चाहे x -1 से 1 के बीच में कहीं पे भी हो, वैल्यू -1 से 1 के बीच में कुछ भी हो, एंगल जो होता था वो फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता था। इज दैट क्लियर? अभी मैं सबके लिस्ट डाउन कर दूंगा, आई विल बी मेकिंग अ लिस्ट डाउन ऑफ ऑल द फंक्शंस दैट विल बी डिस्कसिंग, है ना। मैं एक हल्का सा समरी दे दूं आपको। हमने पहले y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ देखा, है ना, रिस्ट्रिक्शन सीख लिया हमने। इसका ग्राफ कहां से कहां तक के बीच में था, -π/2 से लेकर π/2 के बीच में था इसका ग्राफ, और 1 से लेकर -1 के बीच में था ऑन दी x एक्सिस। कैसा ग्राफ था, उल्टा फ। दिस इज द काइंड ऑफ ग्राफ,
इसके बारे में हमने क्या देखा कि इसका जो डोमेन है हो गया -1 से 1 जो कि वैल्यू है, और इसका जो प्रिंसिपल रेंज है पी रेंज के नाम से पुकारेंगे, प्रिंसिपल रेंज है ना, वो होगा कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से लेकर π/2 के बीच में, -π/2 से लेकर π/2 के बीच में, जो कि इफेक्टिवली कौन कौन से क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट एंड द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इज दैट क्लियर? जबकि जब हम y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x की बात करेंगे तो इसका ग्राफ जो हमने बनाया अभी वो कहाँ से कहाँ तक के बीच में था, 0 से पाई के बीच में, ये 0 है और सपोज दिस इज पाई, और ये बीचों बीच π/2 में x को कट करता है, वैल्यू इस पे थी -1 और 1 थी वैल्यू, ये ग्राफ बना था ऐसा। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। बताओ इसका x क्या था, वैल्यू x, वैल्यू कहां से कहां तक के बीच में हो सकती है, -1 से 1, पर लेकिन इसका जो प्रिंसिपल रेंज होगा y जो कि एंगल है वो कहां से कहां तक के बीच में होगा, 0 से लेकर पाई। और ध्यान देने वाली बात है कि बोथ द बाउंड्रीज वुड बी इंक्लूडेड, यहाँ पे हॉलो सर्कल नहीं है, फील्ड सर्कल है। इज दैट क्लियर? ये था उल्टा फ, ये था फ, है ना, तो फ की तरह ही है, पर लेकिन फ कहां से कहां तक है, 0 से लेकर पाई के बीच में। प्रिंसिपल रेंज क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने इस ग्राफ को बनाने के पहले, इस इनवर्स फंक्शन के ग्राफ को बनाने के लिए ओरिजिनल फंक्शन के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया था। उस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन का जब हमने इन्वर्स किया तो जो नया रेंज आया उसको रेंज ना बोलकर क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल रेंज। इज दैट क्लियर? और रिस्ट्रिक्शन करने के कारण हम रिस्ट्रिक्शन में क्या तरकीब लगाते हैं वो भी आपने सीख ली होगी। तो लेट अस टेक वन फाइनल फंक्शन विच इज द tan इनवर्स x, है ना, एंड देन विल बी टेकिंग द डिस्कशन फॉरवर्ड इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर, जहां पे हम cos इनवर्स x, सॉरी cosec इनवर्स x, sec इनवर्स x और cot इनवर्स x को भी क्विकली कवर अप कर लेंगे। पर व्हाट इज टू बी नोटिस इज दैट sin इनवर्स x, cos इनवर्स x और tan इनवर्स x, sin इनवर्स x, cos इनवर्स x और tan इनवर्स x जो मैं बनाने वाला हूँ, ये 3 पॉपुलर हैं। अगर इन पे 3 पे आपको मास्टरी हो जाए तो बाकी जो 3 है cosec इनवर्स x, sec इनवर्स x और cot इनवर्स x, वो तो अलाइड ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स होंगे। तो लेट अस फाइनली डू tan इनवर्स x। तो हेडिंग डालें, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ये सारे ग्राफ्स आपको याद होने चाहिए, सारे डोमेन और सभी के प्रिंसिपल रेंज सब बाय हार्टेड होने चाहिए। तो सबसे पहले हम कहां से शुरुआत करेंगे, इसके ओरिजिनल फंक्शन से। बताओ tan इनवर्स x का ओरिजिनल फंक्शन क्या होगा, y इज इक्वल टू tan x, ये हमारा fx है एक तरीके से। इसका ग्राफ आपको याद होना चाहिए, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता था। मान लो ये π/2 है और ये -π/2 है, तो π/2 पे इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती थी, 0 पे कट करेगा एंड देन इट गोज लाइक दिस। इसके आगे क्या होगा, अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होगा, π/2 से पाई, एंड देन यू हैव से 3π/2, पाई से लेकर 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट है, वहाँ पे पॉजिटिव होता था और यहाँ पे वापस से नेगेटिव होता था, एंड सो ऑन इट कंटिन्यूड। एंड सेम हैपेंड दिस हियर आल्सो। दिस इज द काइंड ऑफ ग्राफ दैट यू वर एक्सपेक्टिंग ऑफ y इज इक्वल टू tan x। ये tan x का ग्राफ होता है ना। बताओ ये tan x का जो ग्राफ मैंने बनाया है, ऑब्वियसली यू कैन सी इट इज मेनी टू वन, क्योंकि x की कई वैल्यूज के लिए y की, x की कई वैल्यूज के लिए y की एक ही वैल्यू आ रही है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा तो इसको कई बार काटेगी। बताओ इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर्स। मैं यहाँ लिख देता हूँ, tan x का ओरिजिनल जो डोमेन है वो है x बिलोंग्स टू ऑल नंबर एक्सेप्ट देखो π/2 पे इन्फिनिटी है, 3π/2 पे इन्फिनिटी, तो इट इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। क्यों ये माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा डोमेन का मतलब क्या होता है, वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज डिफाइंड। पर जब x π/2 है या 3π/2 है या -π/2 है तो वैल्यूज की इन्फिनिटी आ रही है। नंदलेस अभी करंटली ये फंक्शन कैसा है, मेनी टू वन। अभी इसके डोमेन को क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट। एनीवेज बताओ इसका रेंज क्या है ना। तो ऑब्वियसली ये y एक्सिस में, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस में इट इज जो आउटपुट दे रहा है वो तो -∞ से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं। तो इसका जो रेंज है वो है ऑल रियल नंबर्स, रेंज है ऑल रियल नंबर्स। अब बात आती है कि मेरे को इसे, ये मेनी टू वन फंक्शन जो है इसे रिस्ट्रिक्ट करना है। कहां से कहां तक रिस्ट्रिक्ट करूं जिससे पूरी रेंज भी कवर हो जाए और टर्निंग पॉइंट ना आए। तो आप देख सकते हो एक साइकिल ले लेता हूं, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो वापस कूद के यहां जाऊंगा तो द वैल्यूज विल स्टार्ट टू रिपीट देमसेल्फ। तो बेटर क्या है, आई विल जस्ट रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू दिस पोर्शन। मैं अपने tan x के ग्राफ को -π/2 से लेकर π/2 के बीच में रिस्ट्रिक्ट कर देता हूं। और क्योंकि π/2 पे इन्फिनिटी हो रहा है और -π/2 पे माइनस इन्फिनिटी हो रहा है, इसलिए -π/2 और π/2 को ओपन एंडेड रखूंगा। सो आई विल बी रिस्ट्रिक्टिंग माई डोमेन। सो रिस्ट्रिक्ट डोमेन टू
x इज एन एलिमेंट ऑफ माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। ध्यान से देखना कैसे मैंने ओपन ब्रैकेट रखा है, क्योंकि रेंज के अंदर वैसे भी पाई बाय टू के मल्टीपल्स आते ही नहीं, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू आते ही नहीं है। तो इसका मतलब इधर का ग्राफ हट जाएगा, इधर का ग्राफ हट जाएगा, और सिर्फ मेरा यही साइकिल रह जाएगा। अब आप देख सकते हो जैसे मैंने रिस्ट्रिक्ट किया, द ग्राफ हैज बिकम, द फंक्शन हैज बिकम व्हाट, 1 to 1। सो नाउ दिस हैज बिकम 1 to 1। सो नाउ दिस हैज बिकम 1 to 1। इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो इनवर्स आएगा tan इनवर्स x, वो एग्जिस्ट करेगा, है ना। और उसका जो डोमेन होगा, बताओ उसका डोमेन क्या होगा, जो पहले मेरा रेंज था वो इसका डोमेन बन जाएगा, ऑल रियल नंबर्स। और जो मेरी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है, अब इस tan इनवर्स x क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल रेंज। तो जो डोमेन है वो रेंज, सॉरी जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी, और जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है वो प्रिंसिपल रेंज बन जाएगी। अब ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। पर सबसे पहले अपने आर्टिस्टिक माइंड को यूटिलाइज करते हैं और tan इनवर्स x का ग्राफ सोचते हैं। तो 0,0 का रिवर्स 0,0 आप लाइन भी बना सकते हो, y इज इक्वल टू x एंड यू कैन देन फाइंड आउट अकॉर्डिंगली। बताओ ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है पाई बाय टू कॉमा इन्फिनिटी, क्योंकि पाई बाय टू पे वैल्यू इन्फिनिटी हो रही है। तो इसका रिवर्स क्या होगा, इन्फिनिटी कॉमा पाई बाय टू, मतलब इन्फिनिटी पे वैल्यू पाई बाय टू होगी। यहाँ पे जस्ट टू डिनोट में लिख दिया इन्फिनिटी कॉमा पाई बाय टू, सॉरी इन्फिनिटी कॉमा पाई बाय टू वुड बी हियर, इन्फिनिटी कॉमा पाई बाय टू। ये हाइट हो जाएगी पाई बाय टू, जैसे ये पाई बाय टू का हाइट है, तो इस जैसे x में पाई बाय टू का लेवल है, इस तरह y में पाई बाय टू का लेवल होगा, और इसी तरीके से नीचे हम माइनस पाई बाय टू का लेवल बना लेंगे। अब ये जो पॉइंट था वो था पाई बाय टू कॉमा इन्फिनिटी, इसका इन्वर्स हो गया, इसका इमेज हो गया इन्फिनिटी कॉमा पाई बाय टू। ये पॉइंट कौन सा है, ये माइनस पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू कॉमा माइनस इन्फिनिटी। तो इसकी इमेज क्या होगी, y इज इक्वल टू x लाइन में वुड बी समवेयर हियर, माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस पाई बाय टू। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए, कर्वेचर को ध्यान रखते हुए अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ध्यान देखिएगा, इसका जो ग्राफ होगा इन द लाइन, लाइन कहीं यहाँ जाएगी, यूं जाएगा, दिस इज द काइंड ऑफ ग्राफ दैट विल गेट, एंड दिस इज द काइंड ऑफ ग्राफ दैट विल गेट। दिस इज द ग्राफ ऑफ y is equal to tan inverse x. I have restricted the domain of tan x to make it 1 to 1, and then I have reversed it by taking the image in the line y is equal to x. आप y is equal to x लाइन बनाकर भी इसको कर सकते हो, y is equal to x लाइन यूं जाएगी। आपके नॉलेज के लिए बता दूं, y is equal to x लाइन tan x के रिस्पेक्ट में यूं जाती है, ये नोट डाउन कर लेना। इसकी इमेज निकालोगे तो ये यहाँ जाएगा नीचे की तरफ, और इस पोर्शन की इमेज इस तरफ की तरफ आ जाएगी, एंड दैट इज व्हाट वी हैव डन। अब बताओ इसको देखकर आप क्या बोल सकते हो, दिस इज द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x, दिस इज द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x। आई एम इरेजिंग ऑल दिस, है ना। बताओ ये पैरेलल क्यों बनाया, क्योंकि इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा, नहीं है पाई बाय टू पे, और ये माइनस इन्फिनिटी पे माइनस पाई बाय टू होगा, ठीक है। अब बताओ इसका डोमेन क्या है, डोमेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। तो tan इनवर्स के अंदर जो वैल्यू होती है वो कुछ भी हो सकती है, जबकि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में वैल्यूज कहां से कहां तक के बीच में हो सकती थी, -1 से 1 के बीच में ही हो सकती थी। बताओ जो आउटपुट है वो एंगल है, बताओ एंगल कहां से कहां तक हो सकता है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में, बट विद ओपन ब्रैकेट। इसको कौन सा रेंज कहेंगे, प्रिंसिपल रेंज। y इज एन एलिमेंट ऑफ माइनस पाई बाय टू से लेकर पाई बाय टू। इज दैट क्लियर? सो दैट वाज एन इंट्रोडक्शन टू व्हाट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, और हमने 3 बेसिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन, प्रिंसिपल रेंज और ग्राफ्स के बारे में पढ़ा। मैं फटाफट समराइज कर देता हूं। सबसे पहले हमने पढ़ा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, उसके बाद दूसरा क्या पढ़ा हमने, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, उसके बाद तीसरा क्या पढ़ा हमने, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। इनके ग्राफ कैसे इंस्पायर हुए अपने ओरिजिनल ग्राफ से, कैसे रिस्ट्रिक्ट किया डोमेन, वो सब हमने पढ़ा। पता इसका ग्राफ कैसा था, इसका जो ग्राफ था y इज इक्वल टू साइन इनवर्स का, आपको याद होगा माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में होता है। तो दिस इज योर माइनस पाई बाय टू से लेकर पाई बाय टू, और दिस इज 1 एंड दिस इज -1, उल्टा फ, तो इट वुड बी लाइक दिस। ग्राफ का नेचर सब कुछ याद रहना चाहिए आपको। इज दैट क्लियर? तो बताओ इसका डोमेन क्या था, x बिलोंग्स टू -1 से 1, और इसका जो प्रिंसिपल रेंज था वो क्या था, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, क्लोज ब्रैकेट्स। दिस इज द काइंड ऑफ ग्राफ दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ। फील्ड सर्कल है यहाँ पर, दिस इज माइनस पाई बाय टू, ठीक है। फिर आया कॉस इनवर्स x, इसका ग्राफ कैसा था, ये ग्राफ था 0 से लेकर पाई, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में था, दिस इज 0 एंड दिस इज पाई, और ये फ की तरह ही था, दिस वाज 1, दिस इज -1, दिस पॉइंट इज पाई बाय टू।
इज दैट क्लियर? तो इसका x कहाँ से कहाँ तक था, इनपुट था, इसका वैल्यूज क्या थी, cos इनवर्स x की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, -1 से 1, इसका इनपुट -1 से 1 के बीच में हो सकता है, और इसका जो आउटपुट आएगा जिसको प्रिंसिपल रेंज भी कहते हैं वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से बाय क्लोज ब्रैकेट्स, क्योंकि यहाँ पे फिल्ड सर्कल्स है। एंड देन वी केम टू tan इनवर्स x, जिसका ग्राफ आपको याद हो जाना चाहिए। अब इसकी वैल्यू अपर π/2 और लोअर -π/2 के बीच में थी, फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा एंगल्स, और इसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो कुछ भी हो सकती हैं। दिस इज द काइंड ऑफ ग्राफ दैट वी सॉ। बताओ इसका x क्या हो सकता है, ऑल रियल नंबर्स, और इसकी प्रिंसिपल रेंज क्या है, -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट्स, क्योंकि इन दोनों बाउंड्रीज पे वैल्यूज इन्फिनिटी हो रही हैं। सो दैट वाज द डिस्कशन ऑफ द इंट्रोडक्शन टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जहां पर हमने देखा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आइडली तो होना ही नहीं चाहिए था, बिकॉज इनवर्स ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैन नॉट हैपन बिकॉज दे आर ओरिजिनली मेनी टू वन, बट बाय रिस्ट्रिक्टिंग द डोमेन ऑफ आर ओरिजिनल फंक्शंस हम उनको 1 to 1 बना सकते हैं। और एक बार आपने उनको 1 to 1 बना दिया तो फिर उसके बाद आप बड़े आराम से ये फाइंड आउट कर सकते हो कि उनका y = x लाइन में इमेज कैसी होगी, और इनवर्स फंक्शंस के ग्राफ कैसे होंगे, और डोमेन और प्रिंसिपल रेंज कैसे निकलेंगे। साइन इनवर्स x एक वैल्यू है और y एक एंगल है, और एंगल हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट या फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, -π/2 से 0 फोर्थ क्वाड्रेंट। cos इनवर्स x -1 से 1 के बीच में होना चाहिए वैल्यू, और जो आउटपुट एंगल आएगा वो 0 से π फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में ही होगा। और tan इनवर्स ऑफ x का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर्स हो सकता है, और इसका जो रेंज होगा वो अगेन फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, -π/2 से π/2 के बीच में। इन द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट लेक्चर हम इन चीज़ों को और डिटेल में देखेंगे, जहां हम इन तीनों के रेसिप्रोकल को भी डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? नाउ लेट अस बिफोर वी एंड, लेट अस जस्ट क्विकली just complete a question. Let us just quickly complete a question, जहां पर हम इस नॉलेज को जो अभी हमने गेन किया है उसे एक पर्टिकुलर कंसेप्ट में लगा देते हैं, है ना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं। फाइंड वैल्यू ऑफ, तो यू हैव tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos इनवर्स ऑफ हाफ, दिस वाज ए। बी, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस साइन इनवर्स ऑफ -हाफ, है ना। इन दोनों को इवेलुएट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो tan इनवर्स ऑफ 1, तो 1 एक वैल्यू है, इसका आउटपुट एक एंगल आएगा, क्योंकि 1 एक पॉजिटिव वैल्यू है तो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। बताओ वो कौन सा एंगल होता है, इसका tan 1 होता है π/4, तो यू हैव π/4 प्लस cos इनवर्स ऑफ हाफ है, ये वैल्यू है हाफ, इसके करस्पॉन्डिंग जो आंसर आएगा cos इनवर्स ऑफ हाफ का वो एंगल आएगा, क्योंकि हाफ एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो cos हाफ कब होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बताओ वो कौन सा एंगल होता है, इसका cos हाफ होता है 60 डिग्री, तो π/3। इज दैट क्लियर? यू कैन डू द सिंप्लीफिकेशन एंड यू गेट द आंसर 7 π/12। इज दैट क्लियर? लेट अस मूव टू द सेकंड वन। अगेन tan इनवर्स ऑफ 1 इज π/4। अब यहां पर एक नेगेटिव वैल्यू है। बताओ साइन इनवर्स ऑफ अ नेगेटिव वैल्यू है, साइन इनवर्स ऑफ अ वैल्यू एक एंगल देगा, वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव आती हैं साइन की, मतलब ये जो एंगल होगा फोर्थ क्वाड्रेंट का होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में हाफ कब होगा, हाफ होता है π/6 पे, 30 डिग्री पे, और नीचे की तरफ जाएंगे फोर्थ में तो -π/6, तो आंसर होगा -π/6। तो फाइनली दिस वुड बी π/4 -π/6, है ना। इसको सिंप्लीफाई करोगे एलसीएम 12 आएगा, दिस वुड बी 3π -π, एंड फाइनली द आंसर वुड कम आउट टू बी 3π - 2π, यस, तो आंसर वुड कम आउट टू बी π/12। Is that clear? So I'll end my discussion here itself. ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं इस कंसेप्ट को कि इनवर्स ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इतना स्ट्रेस क्यों दिया गया है, एंड व्हाट इज यू मीन बाय रिस्ट्रिक्टिंग द डोमेन टू मेक अ फंक्शन व्हिच वाज ओरिजिनली many to one, a 1 to 1 function. So I'll end my discussion here itself.